गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 21 के जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर करेंगे। आप नोटिफिकेशन को आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। कई दोस्तों का यह शिकायत होता है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक तो थोड़ा सा परेशानी होगी। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूर करें। और चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न के साथ, जो कि सेट नंबर 21 का है। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों यूँ तो अगर हम बात करें भारत का संविधान 214 जो आर्टिकल है और 232 इसके बीच जो है वह उच्च न्यायालय के संबंध में पूरा उपबंध किया गया है। 214 से लेकर के 232 के मध्य उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी, जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी, नियुक्ति होगी, रिटायरमेंट होगी, शपथ होगा, उन सारा का कार्रवाई जो है 214 से 232 के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है आर्टिकल 217 के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका जो है रिटायरमेंट का क्या होता है, किस उम्र में रिटायर होते हैं, तो दोस्तों यह 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाया करते थे। लेकिन जब 114वां संविधान संशोधन जो हुआ है, संविधान संशोधन कहिए या अमेंडमेंट एक्ट कहिए, ठीक है, इसके माध्यम से जो है ये हाई कोर्ट की जो जज है उनकी जो रिटायरमेंट की जो आयु है वह दोस्तों 65 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा आप यह तथ्य भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनकी भी रिटायरमेंट की आयु यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है दोस्तों वह 65 वर्ष है। तो उन्हीं के समकक्ष इनका भी रिटायरमेंट का एज कर दिया है, फिलहाल 62 वर्ष पहले हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? यह मनसबदारी प्रथा जो है वह आरंभ किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों 1574 में यह मनसबदारी प्रथा जो है शुरू किया गया था। मनसब का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए एक हिस्सा एक भाग होता है, इसका मतलब होता है पदनाम। ठीक है, पद नाम, यह क्या होता था? एक राजस्व था मनसब। अकबर के काल में जो है दोस्तों यह मनसबदारी प्रथा 1574 में शुरू किया गया था। इन्हीं के काल में एक और चला था जिसको जब्ती प्रणाली कहा जाता था। जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर जो है बहुत ही कुशल नेतृत्व वाला शासक था और यह दोस्तों हुमायूं का पुत्र था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान का जो किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया? देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि को लेकर जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसमें से संशोधित संस्करण का जो दोनों देशों के द्वारा मध्य जो हुआ था वह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो यह था दोस्तों 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस अमेंडमेंट एक्ट में, इस समझौता में क्या हुआ था दोस्तों? तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है कुछ भूभाग, ठीक है, भूभाग कहिए, भूभाग जो है इसका आदान प्रदान हुआ था, जिसके अंतर्गत 17,160 एकड़ जो भूमि है ना, वह भारत से बांग्लादेश को मिला था और बांग्लादेश से भारत को 7,110 एकड़ भूमि जो है वह दोस्तों प्राप्त हुआ था। यह जो है 17,160 बांग्लादेश को मिला था, बांग्लादेश को मिला था, और यह 7,110 जो है वह आपको इंडिया को मिला था। ठीक है, आप जानते होंगे कि भारत जो है वह बांग्लादेश जो है वो भारत से दोस्तों 2000 कब हुआ था? अलग स्वतंत्र कब बना था? 1971 में जो है भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उस समय हुआ था। तो आप इसका अगर एग्जैक्ट डेट जानना चाहेंगे तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था
और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जब बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, उस समय अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत गाया गया था, ठीक है। और वही कालांतर में जाकर यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। इसके अलावा बांग्लादेश के पीएम की बात करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यह है आपको शेख हसीना, शेख हसीना। और प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे, प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यह है आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वह आपके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? यह स्पष्ट किया गया था, इसमें सफलता पाई थी अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में इन्होंने इसको पढ़ने में दोस्तों सफलता हासिल की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। दोस्तों इस सेशन को, इस सेट को आप कंप्लीट देखेंगे, इसमें बहुत सारे जो है आपके पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, तो सेशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके विषय में पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन हुआ था वो यह आपका 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। यह पॉइंट हमारा क्लियर है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो यह हमारा आपका सही नहीं, आपको सही कथन ढूंढना था, कथन सही है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एकमात्र, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 1992 में हुआ था। इसके भाग 9 के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार कर लिया गया था। जब दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 92 में ही 73वां हुआ और 92 में ही 74वां हो गया, तो उसके द्वारा जो शहरी स्थानीय सरकार थी उसको स्वशासन की संस्था जो है वह स्वीकार किया गया था। तो आपका अगर हम पॉइंट 2 को देखेंगे दोस्तों, तो इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, तो यह 73वां के द्वारा नहीं हुआ था, ऐसा काम हुआ था, ऐसा जो कार्य किया गया था, लेकिन दोस्तों यह 74वां के अंतर्गत हुआ था। तो इस आधार पर यह ऑप्शन आपका 2 गलत हो जाता है, लेकिन 73वां के अंतर्गत पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। भारत में कौन सी जो है खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? खाने वाली जो फसल होती है, खेती की जाती है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। और कह रहा है कि मार्च और अप्रैल में उसे काट लिया जाता है। तो यह है दोस्तों आपका गेहूँ, ठीक है। गेहूँ की अगर बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और यह कंप्लीट हो जाता है मार्च से अप्रैल के महीने में इसे काट लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है अहिंसा के सबसे बड़े प्रणेता, सबसे बड़े आपको कह सकते हैं राजनीतिज्ञ व्यक्ति, अहिंसा को सबसे ज़्यादा बल दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इनका जो है 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का होता है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कहने का सेंस है कि प्रमुख रूप से महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? देखिए यह नखास पिंड आपको पटना जिले में स्थित है और इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो यह भी हमें याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे सीधे एग्जामिनेशन में आएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो यह आपका 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। उसके बाद अगर दोस्तों अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो यह आपका 1920 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका है खिलाफत आंदोलन, यह आपका 1919 में किया गया था। तो यह डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर जितने भी हो, ऐसे तो बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन देते हैं तो प्रत्येक प्रश्न का जब आप सही उत्तर करते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाते हैं और निगेटिव के लिए 1 अंक आपका काटा जाता है। तो बहुत ही मैटर करने वाला है, प्रत्येक प्रश्न को क्लियर रहना चाहिए, आपको डेट भी याद रहने चाहिए और इस तरीके के प्रश्न जो है दोस्तों एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। देखिए, भारत का संविधान में संघ का यूज जो है पूछ रहा है कि संघीय शब्द कहाँ पे इसका यूज किया है, तो आप देखेंगे संविधान में कहीं भी नहीं है इसका यूज, ठीक है। कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत का संविधान अनुच्छेद 1 जो है आर्टिकल 1 है, उसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, और उसका प्रयोग किया गया है, न कि संघीय शब्द। जब आप देखेंगे तो उसमें क्या कह रहा है, भारत जो है क्या है, भारत की अगर बात करेंगे तो क्या है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो संघ और संघीय में अंतर होता है, तो संघीय का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। कह रहा है कि जो दर्रा है बारालाचा दर्रा, वहाँ के 2 किनारे हैं, दोनों किनारे से निकलने वाली 2 धाराएं, ठीक है ना, जल की धारा 2 निकलती है, एक आपका चंद्रा है, दूसरा आपका भागा है। तो इससे कौन सी नदी बनती है, कौन सी नदी का निर्माण होता है, तो चिनाब नदी का इससे निर्माण होता है। इस निकलने वाली जो 2 जलधारा है बारालाचा दर्रे से, तो वहाँ पे चिनाब नाम की नदी का निर्माण होता है, ठीक है। चिनाब की अगर बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में एचपी है ना, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना गया है। चिनाब नदी की कुल लंबाई दोस्तों 1180 किलोमीटर है, ठीक है। और चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलुज नदी में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 11, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को है ना राष्ट्रपिता कहा जाता था, है ना, बापू कहा जाता था, लेकिन यहाँ दोस्तों बाबूजी कह रहा है, तो यह उपनाम जगजीवन राम को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इनके द्वारा एक रिकॉर्ड है जो सबसे ज़्यादा अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 12, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। जो दल बदल होता है, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो यह है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इस पर क्या करना है, इस पर बैन करना है, अंकुश लगाना है। यह 52वां जो है अमेंडमेंट एक्ट उसके द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से बलवंत राय मेहता का संबंध है। आप जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की जो की गई थी, परिकल्पना की गई थी या अनुशंसा की गई थी, वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा तथा साथ ही साथ मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, यानी कि वह अपने देश ले गया था। तो ऐसा किया गया था नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। नादिर शाह ने 1739 में दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली हुआ करता था और अभी भी दिल्ली है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन दिल्ली भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक जो है मोहम्मद शाह हुआ करता था। मोहम्मद शाह जो है दिल्ली का उस समय शासक हुआ करता था और 1739 में नादिर शाह ने यहाँ पे हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया गया और उसके बाद उसने मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी यहाँ से लूट कर ले गया था। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं। इनका संबंध दोस्तों कुश्ती से है, ठीक है।
दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। महिला पहलवान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो यह है आपका काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यह आपका असम में पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें यह बांदीपुर की, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में है। और यह दोस्तों बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पे आपका गिर दिया हुआ ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है और यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगर हम पेरियार की बात करेंगे तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में पड़ता है और दोस्तों यह हाथी के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? किसी संस्था की जो है लाभप्रदता किस पे निर्भर करेगी? तो आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि न्यास के संसाधन की गति पर, है ना। गति कहने का सेंस क्या है दोस्तों? जैसे अगर बात करें न्यास परिषद की, है ना, ये जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप, है ना, ट्रस्टीशिप बोलते हैं। इसका एक विचार दिया गया था, एक सिद्धांत दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इसमें महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया था? सामाजिक आर्थिक के बारे में इसमें बताया गया था। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसका लोक कल्याण में अधिकतम कैसे प्रयोग किया जाता है, इसी के संबंध में। तो यह आपको न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 18। अविशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? सबसे पहले दोस्तों एतमादौला का मकबरा, जो कि क्या था? विशुद्ध रूप से संगमरमर से बनाया गया था और इसे आगरा में बनवाया गया था नूरजहाँ के द्वारा इसे बनवाया गया था। अकबर का मकबरा की अगर बात करेंगे दोस्तों, अकबर का मकबरा आपको यूपी में पड़ता है और इसका निर्माण जो है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों? एतमादौला के मकबरा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यह कौन था दोस्तों? यह गियास बेग था। नूरजहाँ के पिता का नाम था गियास बेग और गियास बेग को ही एतमादौला की उपाधि दिया गया था। इसकी मृत्यु होने के उपरांत में आगरा में यह मकबरा बनवाया गया था, जो कि क्या था? पित्युदोरा शैली से निर्मित होने वाला यह पहला मकबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ आप अपना एक लाइक मुझे ज़रूर देंगे। कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया था? आदित्य L1 की बात कह रहा है दोस्तों, तो शंकर सुब्रमण्यम जो है दोस्तों, उन्हें क्या किया गया था? आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसके अलावा कुछ एक और पॉइंट है दोस्तों आदित्य L1 के संबंध में। तो आप जानते हैं कई सारे जो प्रक्षेपण हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाता है और इसे आदित्य L1 को भी आपको श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था अथवा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। हिमनद का पिघला सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। कह रहा है हिमनद जो होता है उसका पिघलना, सागर जब वो पिघलेगा तो सागर का जल स्तर बढ़ेगा, तो इससे जुड़ी हुई यह एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, अधिकतर आपको उत्तरी ध्रुव में देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा? कि हिमनद क्या होता है? इसका विस्तार पृथ्वी के 2 ध्रुव पर पाया जाता है, 2 ध्रुव पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तथा महाद्वीप के आंतरिक भाग में हिमालय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा हिमनद का क्षेत्र है। आप जानते होंगे हिमालय। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर
अवस्थित सैन्य स्थल है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में है और यह रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में स्थित है, एमपी के रायसेन जिला में आपको यह देखने को मिलेगा। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा भरहुत स्तूप की जो खोज की गई थी वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जो सांची के स्तूप की खोज किया गया था वह जनरल टेलर ने किया था। प्रश्न संख्या 22। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो इसका स्थापना पटना में किया गया था। ठीक है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में है और रिसर्च सेंटर आपका पटना में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया गया है और डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में आपको देखने को मिलेगा। डॉल्फिन के लगभग कुल मिला के 44 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका निर्माण दोस्तों कृष्णा नदी पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई सारी परियोजनाएं हैं आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों आप जानते होंगे कि शिक्षा का अधिकार यह आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जीवन का अधिकार यह भी आपका मूल अधिकार है। भाषण देने की जैसे क्या बोला है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे आएंगे, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन सूचना का अधिकार जो है दोस्तों यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों वह अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया था। ये कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में कुल मिला के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और जब 44वां संविधान संशोधन 1978 दोस्तों हुआ था, उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और अब जो है कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? कौन इसका अभिरक्षक है? तो भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 के द्वारा राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है, व्यवस्था किया गया है। उपराष्ट्रपति की हम बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति तो उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 63 के द्वारा किया गया है और महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं उसकी नियुक्ति, उसकी व्यवस्था, उसके पद का सृजन अनुच्छेद 76 के द्वारा किया गया है। लोकसभा अनुच्छेद 81 के द्वारा आप नोट कर सकते हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के द्वारा, साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है दोस्तों वह किया गया है अनुच्छेद 124 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? यह आपको कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। बेंगलुरु की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, जहाँ पे अभी वर्तमान में विमेन प्रीमियर लीग खेला जा रहा है। ठीक है, कई सारे मैच यहीं पे हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में दोस्तों कई सारे मिलेंगे, जैसे वानखेड़े स्टेडियम है और कई सारे स्टेडियम हैं। तथा दोस्तों कोलकाता की अगर बात करेंगे तो वहाँ आपका है कौन सा, आप जानते होंगे, कोलकाता में आपका साल्ट लेक स्टेडियम है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करेंगे वह आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो यह दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 पारित किया गया था। इसे काला कानून कहा गया था, है ना, काला कानून की संज्ञा दिया गया था। इसलिए क्योंकि बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी साक्ष्य के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें
किया गया था और इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कब हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पूछ रहा है, 1972 में हुआ था तो दे दिया गया है, स्थान है आपका कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। स्वर्ण यानी कि सोना मुख्यतः संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट पर इसकी कीमत का निर्धारण होता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, भारत का अगर बात करेंगे तो भारत इसमें काफ़ी पीछे है और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट जो है सोने के भंडारण में से संबंधित है। रैंकिंग की अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा सोना का भंडार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। और उसके बाद सबसे बड़ा सोना का उत्पादक की बात करेंगे, उत्पादन और भंडारण अलग अलग होता है दोस्तों। भंडारण के मामले में यूनाइटेड स्टेट सबसे आगे है। ठीक है, और उत्पादन के बारे में, ठीक है ना, उत्पादक में आपका चाइना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? इसके अंतर्गत एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है। द्विपक्ष का मतलब क्या होता है? दो पक्ष, एक आपका खरीदने वाला है ना, एक आपका बायर होगा, एक आपका सेलर होगा, है ना। तो यह आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, एक विक्रेता और एक क्रेता। प्रश्न संख्या 31। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? यह नियम जो है जेबी से के द्वारा दिया गया था। जेबी से ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधित नियम का उल्लेख किया, प्रतिपादन किया। इस नियम को से के बाजार नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो यह दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन की शुरुआत करेंगे, आगमन कहेंगे दोस्तों, तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। और इसमें दोस्तों ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। एक आपका पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, साथ ही साथ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इसका दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 हुआ था और इसके जो है अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। इसी के आधार पर संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी, बात की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? अनिवार्य तत्व यह दोस्तों प्रभुता, राज्य क्षेत्र, शासन सब इसमें शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सारे के सारे सही हो जाएंगे। संप्रभुता का कहने का मतलब क्या होता है कि आंतरिक और बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रतापूर्व, है ना, स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने वाली सक्षम संस्था, उसी को संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है उरांव जनजाति। ठीक है, ताना भगत आंदोलन आपको 1914 से लेके 1920 के दौरान हुआ था और यह दोस्तों बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक थे जतरा भगत। जतरा भगत जो थे इस आंदोलन के प्रणेता थे, प्रवर्तक थे। और यह दोस्तों इनके आंदोलन के प्रवर्तक की अगर बात करेंगे जतरा भगत की, तो इन्हें कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात किया जाता था, यानी कि उपनाम दिया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? इसे स्थापित किया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो यह त्रिरत्न बनता है। त्रिरत्न में शामिल है आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है,
त्रिरत्न यानी कि यह अनिवार्य अंग है, ठीक है, इसके बिना जो है इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका त्रिपिटक है। इसका मतलब होता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, 3 प्रकार के पिटक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, है ना। देखिए RBI का यहाँ पे जिक्र किया गया है। बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रैंगराजन है। यहाँ पे क्या लिखा हो, रैंगराजन या रंगराजन, तो यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है इनमें से इसके लेखक कौन है, मान लेते हैं तो यह इसको लिखा गया है सी रंगराजन के द्वारा, यहाँ पे दे दिया गया है ना, तो ऐसा नहीं देना है इसके लेखक हैं, यहाँ पे आंसर नहीं दे दिया गया, तो सी रंगराजन इसके लेखक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो यह दोस्तों पंचमढ़ी आपको मिलेगा, उसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मुख्यतः दोस्तों ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित हुई है अथवा बनी गई है, बनाई हुई है या बनी हुई है, बनाई थोड़ी गई है, बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। देखिए जोड़ने का क्या काम कर रहा है, दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से कौन सा रास्ता जोड़ता है, तो यह जोड़ा जाता है NH2 के माध्यम से, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे NH2 की, तो NH1 और NH2 जो है वह मिलकर GT रोड कहलाता है, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण होता है उसी दोनों को मिला करके। वर्तमान में NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो यह 3 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया है मेधा दिवस के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो कुशल रहेंगे उन लोगों को अपने हुनर, अपने जो है दिखाने का अवसर मिला जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। 3 दिसंबर को राज्य के पहले राष्ट्रपति भारत देश के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जन्म दिवस के रूप में जो है राज्य सरकार के द्वारा मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो आप जानते हैं कि बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, तो यह आपको गुप्त काल से इसका संबंध है, चूँकि अजंता की जो गुफाएं हैं वह गुप्त शासक के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया गया था और यह जो अजंता की गुफाएं हैं वह 1983 में 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 42। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, यह कौन सा है दोस्तों, तो यह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो है दोस्तों 1100 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, इसमें कौन सा है जो ठंडी नहीं है, ठीक है, बाद बाकी क्या है, गर्म होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो सी जो है दोस्तों, यह जो क्यूरोसिया है ना, क्यूरोसिया जो है जो दोस्तों यह आपका क्या है, ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है, ठीक है। कैलिफोर्निया ओयासियो जो कि आपका यह है और ये, और साथ ही साथ आपका कनारी है, यह दोस्तों ठंडी है, ठीक है, यह आपका ठंडी जलधारा है। और यह जो है क्यूरोसिया जो है दोस्तों, यह आपका गर्म जलधारा है, ठीक है। गर्म जलधारा जो है वह दोस्तों विषुवतीय रेखीय प्रदेश से ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा गर्म जलधारा होती है। कहाँ से होती है, विषुवतीय रेखीय प्रदेश से होकर के ध्रुव की ओर जो प्रवाहित होने वाली जलधारा होती है वह गर्म जलधारा होती है। और यह जो है आपका क्यूरोसिया जो है
यह दोस्तों प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। हेलसिंकी राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो दोस्तों फिनलैंड की राजधानी पड़ती है हेलसिंकी। फिनलैंड उत्तरी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 45। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? यह सम्मान दोस्तों हरि बालकृष्णन को प्रदान किया गया था। ठीक है, हरि बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों तीनों सम्मेलन में भाग लिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 30, 31 और 32 है ना, यह आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों तीनों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका अप्सरा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी और साथ ही साथ भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू हुई थी अथवा सफ़र इसी के दौरान शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो कि स्टारशिप है किस कंपनी ने बनाया है? इसका निर्माण जो है दोस्तों स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह जो मिला है 13वां महारत्न कंपनी के रूप में ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, और यह अगस्त 2023 में वित्त मंत्री के द्वारा सिफारिश किया गया था, उसी आधार पर यह 13वां जो है महारत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्रदान हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। इसके अलावा 30 अगस्त की बात करेंगे तो यह राष्ट्रीय लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग के रूप में मनाया जाता है, लघु उद्योग के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात कर लें आपका 26 अगस्त का, ठीक है, 26 अगस्त, 14 जुलाई और आपका 30 अगस्त का। ठीक है, तो 30 अगस्त मैंने बताया है, 14 और 26 जुलाई को आप कमेंट करके बताएंगे क्या मनाया जाता है। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको इसका वैल्यू हमने निकालने के लिए बताया था, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66.67। ठीक है, कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे C-0 100 है ना डिग्री सेल्सियस -0 और F में से फ़ारेनहाइट में से 32 आपका माइनस हो जाएगा और टोटल आपका क्या हो जाएगा 212 में से 32 आपका माइनस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आप इसे नोट कर लेंगे, यह आपको निकालने में इस फॉर्मूला को आप नोट करेंगे, सॉल्व करने में आपको आगे काम आएगा। प्रश्न संख्या 52 में कह रहा है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा भाग होता है? तो उसका वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में अधिक पैमाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त क्या है? स्कंदक है। ठीक है, सबसे सशक्त जो है स्कंदक एल्युमिनियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा दोस्तों सही आंसर बनेगा। ठीक है, सही आंसर बनेगा। और इससे पहले हम लोगों ने एक प्रश्न किया था प्रश्न संख्या 52 में, इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ लेंगे, यह जो केसर है भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ईरान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपको बता ही देते हैं।
53 में क्या कह रहा था कि कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, तो यह हो जाएगा आपका दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको ए, इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे तो AlCl3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 15 ओम है यहाँ पे, है ना। इसका प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम, है ना, इसके दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 8 ओम का मान ज्ञात करना है। तो यह एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड हो जाता है। तो इससे दोस्तों जैसे मान लेते हैं 1/R, है ना, एक फॉर्मूला है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस आधार पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, वैल्यू पुट करके देखिए। अब जैसे देखिए 1/15, ठीक है, बराबर 1/R1, ठीक है, और प्लस 1 यहाँ पे है ना 20, तो 20 लिख देंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या 55 निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान की अगर बात करेंगे इसके आधार पर सबसे ज़्यादा है, जहाँ जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम प्रिंटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। कह रहा है कि यह कौन सी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को, है ना, एक फिलर सामग्री के का उपयोग करके जोड़ दिया जाता है और जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो यह कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा दोस्तों? टांकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्सेशन होता है, परिवर्तन होता है। सूर्य की ऊर्जा नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं होगा। तो जो सौर ऊर्जा है वह किसके रूप में हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 58 डेटॉल में मौजूद जो प्रतिरोधी यौगिक होते हैं वह क्या है दोस्तों? तो यह है एनलोरोक्लोसिनोल। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप आराम से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनलोरॉक्सीलेनोल। इस तरीके से तोड़ के आप पढ़ सकते हैं और एक साथ बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या करता है कि यह डिटॉल में इसको जो अगर मिक्स किया जाता है तो ये कीटाणु को हटाता है। ठीक है, और जब कटा फटा होता है, खरोच होता है, उससे जो संक्रमण उत्पन्न होता है उसको यह रोकने में कारगर होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं। कह रहा है कि और इस प्रकार के एक समूह बनाते हैं, तो कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? इसमें से 3 स्तनपायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन इससे संबंधित नहीं है? तो देखिए पेंगुइन जो है वो स्तनपायी नहीं है, फ्लाइंग फॉक्स, यहाँ पे प्लेटिपस और कंगारू क्या है? स्तनपायी है। स्तनपायी कहने का मतलब वैसे जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, स्तनपायी गर्म खून वाले जंतु होते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनपायी जो है वो अंडे दे सकते हैं और इसमें विविपेरस कहा जाता है। स्तनपायी स्तनपायी में 4 हृदय कक्ष पाया जाता है और यह दोस्तों फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा यानी कि ब्लड की सामान्य मात्रा कितनी होती है? एक एडल्ट में नॉर्मली आपको 5 लीटर जो है, पुरुष की अगर बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर आपको ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है
तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा था कि यदि अभिकारकों की जो कुल ऊर्जा अभिक्रिया होती है इसके उत्पादन से अधिक रहती है तो ऊष्मा मुक्त होगी और अभिक्रिया को जो है डैश अभिक्रिया कहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। प्रश्न संख्या 62, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कहाँ पे आपको लवक देखने को मिलते हैं? तो यह आपको कोशिका द्रव्य में, ठीक है। लवक जो है वो प्रायः पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कवक, जीवाणु, नील हरे शैवाल तथा पिक्सोमाइसिस्ट आदि में नहीं पाए जाते हैं। लवक की खोज 1865 में हैकले के द्वारा किया गया था, ठीक है। हैकेल कहिए या हैकले, तो हैकेल ही, इन्हीं के द्वारा लवक की खोज 1865 में किया गया था। हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट जो है वह हरे रंग के लवक होते हैं। साथ ही साथ वनी लवक और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके रंगीन लवक होते हैं। और यह एक आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है तीसरा, जो कि क्या होता है, रंगीन होता है। प्रश्न संख्या 63, 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, एक साइंस है जिसका संबंध है, किससे संबंध है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, IUCN, ठीक है। और बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन यह एक्सोबायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसके कारण? इस पे एक अलग सा परत, अलग सा लेयर आ जाता है, तो यह दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पीतल 70% जो है वह कॉपर और 30% जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है कि दृष्टि के अस्थायित्व, यानी कि जो अस्थायित्व होता है इसका सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह आपको सिनेमा, ठीक है, सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। कैसे दोस्तों, कि जब टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन दूरस्थ वस्तुओं के आवर्धित रूप को देखने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है। और इस दृष्टि का जो, जैसे मान लीजिए आप ध्यान से देखते हैं, यह सिनेमा है ना, सिनेमा के पीछे का सिद्धांत होता है। जैसे मान लीजिए फोटो जो बनता है वो पीछे दृष्टिपटल पर बनता है, तो उसी आधार पर यहाँ पे ये सब अलग ऑप्शन हो गया। आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66, 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन जो है वह आपका कार्य करता है? तो यह है दोस्तों ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन की अगर बात करेंगे तो यह जो है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में कुल मिला के 230 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं जो कि अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं अथवा नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग जब है एक स्थान से दूसरे स्थान जो गति करती है, मूवमेंट करती है, तो क्या स्थानांतरित करेगी? तो दोस्तों साथ ही साथ ऊर्जा, ताप और माध्यम के कण, ये सारे के सारे क्या होंगे? मूवमेंट होगा, तो यह स्थानांतरित होगा। प्रश्न संख्या 68, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादन दोस्तों पादप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? तो इसे दोस्तों स्पैम कहा जाता है, ठीक है, स्पैमर। आप देखते होंगे प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित, यानी कि आप जो नहीं चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक संदेश आते हैं उसको स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? किसका ज़रूरी होता है ब्रेड के निर्माण के लिए? तो आप मैदा और खमीर, ठीक है। मैदा तो चाहिए और साथ ही साथ खमीर की ज़रूरत होती है, ठीक है। खमीर को यीस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मैदे के आटे में खमीर जब मिलाया जाता है और इससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और आटा क्या होगा, फूल जाता है, और तब जो है ब्रेड बनाने में यह सहायक होता है। प्रश्न संख्या 71,
निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो यह है दोस्तों एड्रेनलिन। ठीक है, उड़ो और लड़ो या लड़ो और उड़ो हार्मोन के रूप में भी या इस नाम से भी एड्रेनलिन को जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो यह दोस्तों जब आदमी उत्तेजना के समय होता है उस समय भी यह जो है एड्रेनलिन हार्मोन इसका स्रावन जो है यह उत्सर्जित होता है। प्रश्न संख्या 72, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है यानी कि फैलता है? ठीक है, इंसर्ट हो जाता है, किसके द्वारा? तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, इसी के द्वारा यह एक संवाहक का काम करती है। जब यह मच्छर पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काटता है तो इसी के द्वारा जो है मलेरिया एक से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। प्रश्न संख्या 73 73, अमरबेल पूछ रहा है कि कसकुट्टा यह क्या है? अमरबेल जो है दोस्तों पूर्ण तना परजीवी है, दूसरे पर यह निर्मित रहता है। आप देखते होंगे अमरबेल का लत्ती जो है जिस पेड़ पर चढ़ेगा लतरेगा वह पेड़ जो है समाप्त हो जाएगा, सूख जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यह क्या होता है? परजीवी होता है, दूसरे पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने और रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा संबंध पूछ रहा है, क्या हो रहा है? स्वाद भी बिगड़ रहा है, संरचना बिगड़ रहा है, रंग उड़ जा रहा है और पोषण मूल्य में कमी हो जाता है। तो विकृति से होता है, संसाधन से होता है, परिरक्षण से होता है या संरक्षण से होता है? तो आपके प्रश्न में ही आपका आंसर है विकृति, मतलब कमी, उसमें कमी आ रही है, विकृति आ रही है, खराबी आ रही है। तो इन सारे के सारे निगेटिव थॉट्स ना है, सारे के सारे निगेटिव वर्ड है, तो विकृति आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है ना, 1864 में, सॉरी, ठीक है, 1864 में इनके द्वारा खोज किया गया था प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की। चलिए साथियों, इस तरीके से यह सेट नंबर 21 आपका कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपसे अगले सेट नंबर 20 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आपको 2 टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एक में दोस्तों आपको PDF अगर चाहिए तो उस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा। और दूसरा किसी भी तरीके का डाउट है तो उसका एक अलग आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।